हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए आज का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, सिर्फ टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। देखिए क्या कहते हैं, Which one of the following is dimensionless physical quantity? कौन सा डायमेंशनलेस है फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है, मतलब m0 l0 t0 और भी अगर कोई पैरामीटर है तो सारे जीरो होने चाहिए, यही बोल रहा है। ये देखिए इस क्वेश्चन को डालने का पर्पज़ यही है कि आप ग्रेडियंट टर्म पे आपका नॉलेज रहे। वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसमें भी ग्रेडियंट लग गया मतलब डिवाइडेड बाय एल कर दीजिए उसको, लेंथ। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय एल। तो ये क्या हो जाएगा, एल t-1 होता है v का डायमेंशन और l, तो इसका डायमेंशन हो गया t⁻⁻1। तो ये डायमेंशनलेस नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, वही प्रेशर जैसा ही है, स्ट्रेस भी प्रेशर जैसा है। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। फोर्स ग्रेडियंट क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। जिसमें भी ग्रेडियंट टर्म लग गया मतलब डिवाइडेड बाय एल कर दीजिए उसको। तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, इसका भी कोई ना कोई डायमेंशन है। एंगल क्या है, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि उसको हम एंगल, इसके अलग अलग यूनिट होते हैं, रेडियन में, डिग्री में इसको नापा जाता है। ये डायमेंशनलेस है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ग्रेडियंट टर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच लेंथ इज मेजर्ड इन 10 मीटर, मास इन 10 kg and time in 1 minute. The numerical value of 1 joule in new system is। ठीक है, देखिए इसको हम शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी, ताकि हमारा जल्दी आंसर निकल सके। देखिए पहले क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 जूल दिया है, तो जूल किसका यूनिट है, वार्क का यूनिट है। तो ये हो गया वार्क। तो पहले वार्क का डायमेंशन लिख लीजिए। मैंने बोला था डायमेंशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ फोर्स का डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो वार्क का डायमेंशन, वार्क का फॉर्मूला क्या होता है, वार्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, mL(T⁻²), ये हो गया फोर्स का, इनटू s का कितना l, तो डायमेंशन निकल गया mL(2), T⁻²। ये हो गया वार्क का डायमेंशन। देखिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन न्यू सिस्टम, कौन सा, 1 जूल का न्यूमेरिकल वैल्यू इन न्यू सिस्टम कितना होगा वही पूछ रहा है। तो N2, इसको हम N2 से डिनोट करेंगे, इक्वल टू, देखिए जो वैल्यू होगा, वैल्यू दिया होगा ओल्ड सिस्टम का वो पहले लिखते हैं, कितना दिया है 1 जूल, और न्यू सिस्टम में भी 1 जूल। देखिए तो ओल्ड सिस्टम पहले लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वैल्यू इन न्यू सिस्टम, वही 1 है तो 1/1 हो गया, इनटू, इसी तरह अभी इसको ध्यान दीजिए डायमेंशन की ओर। इसी प्रकार m का भी करेंगे। मास इन ओल्ड सिस्टम कितना है, कुछ नहीं दिया मतलब स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मास इन किलो, 1 किलो लेंगे, डिवाइडेड बाय 10 किलो दिया है न्यू सिस्टम में वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 10। इसके पावर कोई नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा, इनटू एल का देखिए लेंथ, ओल्ड में स्टैंडर्ड कितना हुआ, 1 मीटर पे लेते हैं तो 1 मीटर लेंगे, और डिवाइडेड बाय 10 है तो दोनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं।
टू दी पावर कितना है 2। अब टाइम देखिए, टाइम क्या है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं 1 सेकेंड लेते हैं, तो 1 लेंगे ऊपर और नीचे कितना दिया है क्वेश्चन में, न्यू सिस्टम में वैल्यू इसका है 1 मिनट, पर ये ऊपर हमने सेकंड में ले लिए हैं, तो अभी हमें नीचे भी सेकंड में लेना होगा, ठीक है। तो 60 लेते हैं, सेकेंड 1 मिनट का वैल्यू सेकंड में 60 टू दी पावर -2। इसे सॉल्व कर देने से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए कितने आसानी से निकलेगा, 1/10 इंटू 1/10 टू दी पावर 2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा पावर, तो 60 का पावर 2। देखिए इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 36 इंटू 10 टू द पावर 2, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये कट हो गया, कितना बचा 36/10, 3.6 होगा। ऑप्शन देखिए तो 36 इंटू 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं इसको। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये कहाँ से निकला है, ये जो मेथड आपको बताया मैंने, ये यहाँ से निकला है। देखिए एक्चुअली N1 इंटू M1 डायमेंशन को देखिए, M1 L1 का स्क्वायर इंटू T1 का -2 इक्वल टू N2 इंटू M2 L2 का स्क्वायर इंटू T2 का T2 -2। ये इस रिलेशन से निकला है। तो ये N2 का हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये जो न्यू सिस्टम का जो भी वैल्यूज़ हैं ये आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप ये मेथड को आप याद रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसी मेथड से करेंगे तो आपका जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो इसको आप ऊपर नीचे करने में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका गलत हो सकता है हड़बड़ी में। तो आप इसी मेथड यूज कीजिए तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ कपुल इज। मोमेंट ऑफ कपुल किसको बोलते हैं, टॉर्क को मोमेंट ऑफ कपुल भी बोलते हैं। ये टर्म को जानने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। टॉर्क मतलब क्या लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं टाओ। टाओ टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपुल भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। रोटेटिंग टॉर्क हम आगे पढ़ेंगे, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेते हैं इसको, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका, mL T⁻², फोर्स का इंटू L, वही वर्क जैसा ही डायमेंशन इसका सेम है, ठीक है, mL T⁻², T⁻²। पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वर्क जैसा ही इसका डायमेंशन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज u इक्वल टू a इंटू √x डिवाइडेड बाई x² + b। ये रिलेशन गिवन है। वेयर a एंड b आर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, देन डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए बी इज। ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी का मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, यही पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे करते हैं। पहले रिलेशन को देख के आपको ये पता पड़ना चाहिए, x² + b। ये देखिए डायमेंशनल जब फार्मूला लिखते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस में, सेम जिसका डायमेंशन सेम है वही सिर्फ चीज़ ऐड हो सकती है। अलग अलग डायमेंशन के दो चीज़ ऐड नहीं हो सकते, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, b का डायमेंशन कितना हो जाएगा
b बराबर एक्स स्क्वायर की तरह ही सेम उसका भी डायमेंशन हो जाएगा। x क्या है यहाँ पे मीटर पे लेंगे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोल दिया है तो l स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन हो गया b का। अभी a का हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, u यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू a का निकालना है a इंटू एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर खाली लेंगे, b को यहाँ तो डायमेंशनल कांस्टेंट है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो a का निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a u एक्स स्क्वायर, ये ऊपर है नीचे चलाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर हाफ, कितना हो जाएगा u इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस हाफ इक्वल टू u इंटू एक्स टू द पावर 3/2 हो गया। देखिए अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी कहें या वर्क कहें, उसका डायमेंशन सेम ही है। अभी हमने निकाला था, ये भी वर्क का डायमेंशन है या पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी यही है, वर्क और एनर्जी का वही डायमेंशन होता है, ठीक है। देखिए तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको झट से करना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन यही होगा, तो देखिए m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 इंटू x, डिस्टेंस है तो इसको l में लेते हैं, l टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व कर दीजिए। m l टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 2 + 3/2, 2 + 3/2 7/2 आ जाएगा। तो l टू द पावर 7/2 एंड t टू द पावर -2, ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, ये निकल गया डायमेंशन a का। ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं और इस हड़बड़ी में इसको ही आंसर दे देंगे, और ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, देखिए इसीलिए ये पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट गलती करे, ये हड़बड़ी में आंसर निकल गया बोल के यही टिक करके चले आएंगे। देखिए पहला ऑप्शन इसने दिया है m l टू द पावर 7/2 t टू द पावर -2, क्वेश्चन बनाने वाला भी बहुत चालाकी किया है इसने, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है कितना, किसका डायमेंशन निकालना है, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो a का डायमेंशन कितना है, यही m l टू द पावर 7/2 l टू द पावर -2, सॉरी t टू द पावर -2 इंटू b का डायमेंशन कितना निकला, l टू द पावर 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा m l टू द पावर, देखिए l टू द पावर कितना होगा, 7/2 + 2 कितना हो जाएगा, 11/2, 11/11/2, तो 11/2 हो जाएगा। तो l टू द पावर 11/2 एंड t टू द पावर -2, ये हो गया फाइनल आंसर a मल्टीप्लाइड बाय b। अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, बोला है कौन सा डायमेंशन, किसका डायमेंशन अलग तीनों से डिफरेंट है। तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि ये सारे हमें चेक करना पड़ेगा, फिर भी हम देखिए कैसे जल्दी करेंगे। देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया ये E/V, तो एनर्जी का हमने पहले पिछले क्वेश्चन में ही किया था, डायमेंशन निकाला था कितना है, ये आपको करते करते याद हो जाएगा, m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का L3, तो डायमेंशन कितना हुआ फाइनल, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये हो गया हमारा डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, F/A, फोर्स का तो हमें याद होता है डायमेंशन m l t टू द पावर -2 बाय एरिया का L2, तो
इसका डायमेंशन फाइनल कितना निकल गया, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, इसका भी वही निकल गया, दोनों सेम निकल गया। थर्ड का देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये थोड़ा डरावना है, देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वोल्टेज को हम V लेंगे मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज को Q बाय यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का यहाँ V मत लिखिए, नहीं तो आप भी कट करके इसको कट कर दीजिएगा हड़बड़ी में। ये भी वोल्टेज के लिए लिए हैं और ये वॉल्यूम के लिए, तो इसलिए डायरेक्ट L³ लिखता हूँ, V लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो वोल्टेज का हमें तो इसको डायमेंशनल, ये में स्टैंडर्ड यूनिट में हम नहीं निकाल पाएंगे, इसका डायमेंशन नहीं निकालेंगे। जिसका हम यूनिट होता है, डायमेंशन का पैरामीटर जो होता है, उसी टर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो V = IR होता है, आपको पता होगा। ठीक है, करंट का क्या होता है, Q/T होता है। यहाँ पे V = IR हम नहीं ले सकते, V = हम यहाँ पे W/Q लेंगे। देखिए V = हम यहाँ पे W/Q लेंगे, क्योंकि सारे हमारे डायमेंशन और Q देखिए, तो यहाँ पे V = W/Q यूज करेंगे। क्यों, आपको मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे V को हमने W/Q पुट कर देंगे इंटू Q/L³। ठीक है, तो Q टर्म कट हो गया और W का तो डायमेंशन पता है हमें, mL² t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय L³। तो इसका भी डायमेंशन कितना हो गया, L टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये पहला तीनों सेम निकल गया, तो चौथा वाला को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आपका 4th। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो सीधा 4 टिक करके आइए, क्योंकि बाकी तीनों सेम मिल चुके हैं हमें। फिर भी हमें नॉलेज के लिए हमें तो चेक करेंगे। देखिए एग्जाम में बैठे हैं, सीधा टिक करके आ जाइए, चेक करने की ज़रूरत नहीं, टाइम आपको काफ़ी बचेगा। एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, mv/r। ठीक है, पर यूनिट मास तो डिवाइडेड बाय मास, तो m टर्म कैंसिल हो गया, v इंटू r बचा। तो v का डायमेंशन कितना होता है, L टू द पावर -1 इंटू L, तो डायमेंशन कितना हो गया, L² t टू द पावर -1। ये तीनों से अलग डायमेंशन निकल गया, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला हमें कैसे पुट करना है आपको समझ में आ गया। यहाँ पे V = फॉर्मूला हमें W/Q पुट करना है। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यही अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तभी आपको ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हम पुट करके ऐसे हम निकाल सकते हैं डायमेंशन रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एरर वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज V इज 3% एंड इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट इज 2%। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, V = IR होता है, हमें पता है। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अभी हमें इसका एरर इक्वेशन निकालना है। पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, देखिए तो इसको हम एरर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ∂R/R = ∂V/V। ये नीचे है तो एरर हमेशा ऐड होता है, तो प्लस ∂I/I। ठीक है, ये डायरेक्ट हम देखिए वैल्यू परसेंटेज में गिवन है, तो हम डायरेक्ट उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट
परसेंटेज में ही दिया हुआ है। तो डेल वी बाय वी कितना दिया है, 3% दिया है, 3 प्लस करंट 2, तो कितना हो जाएगा 5%। 5% हो गया आंसर, क्योंकि दोनों तरफ इस तरफ मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं, दोनों की तरफ दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम पुट करके 5% हमारा आंसर निकल चुका है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम इज। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस है, और ये जो दिया है आर है और ये डेल आर है, ये एरर है और ये मेन रीडिंग है, तो इसे आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से फॉर्मूला हमें पता पड़ चुका है, तो हम एरर इक्वेशन यहाँ से कैसे लिखेंगे, डेल वी बाय वी, देखिए डेल वी बाय वी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं एरर इक्वेशन में, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये आर है तो इसको डेल आर बाय आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा एरर वाला इक्वेशन, रिलेटिव एरर का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल आर, यहाँ पे कितना है, ये वाला डेल आर है, देखिए ये वाला डेल आर है और ये वाला आर है, ये मेन रीडिंग ये एरर। तो डेल आर कितना है 0.1 ऊपर डिवाइडेड बाय आर कितना है 2.6। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव एरर, डेल वी बाय वी निकला। ये परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ परसेंटेज पे गिवन नहीं है, पूरा मेन रीडिंग आपको यूनिट पे ही गिवन है, परसेंटेज पे गिवन नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ा परसेंटेज एरर निकालने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 इंटू 0.1, सॉरी ये 2.6 है, इंटू 100, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस टाइप से प्रॉब्लम आप एरर का आएगा तो आप ऐसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द buoyant force F acting on an object depends on its volume V immersed in a liquid, the density rho of the liquid and the acceleration due to gravity G, the correct expression for F can be। देखिए ये क्वेश्चन तो अगर आपके एग्जाम में गिरा तो आप, क्योंकि आप सारे फार्मूले पढ़ के जाएंगे तो डायरेक्ट एफ का हम बुयांट फोर्स का फार्मूला कितना होता है, ऑप्शन देखते ही पता पड़ रहा है, रो भी जी, यही होता है। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देगा नहीं, पर फिर भी आपको टेक्निक पता हो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, नहीं तो ये तो कोई भी देख के बोल देगा कि पहला ऑप्शन ही होगा बोल के, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला वेस्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए तो आपको फार्मूला पता है, आप डायरेक्ट टिक करके निकल लीजिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ डिपेंड करता है, बोल रहा है वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इसके पावर को हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। इम्प्लाई दैट एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन उठाएं, उसको उठा देंगे और इक्वल साइन देंगे तो एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, और v टू द पावर a, रो टू द पावर b एंड g टू द पावर c, यही हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ के डायमेंशन पुट कर देंगे। देखिए फोर्स का तो हमें डायमेंशन पता है, m l t टू द पावर -2
हो गया, इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता, इसको नेगलेक्ट करते हैं। v का क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, हाँ वॉल्यूम है, तो L टू द पावर 3 टू द पावर a। डेंसिटी का क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो इसको क्या लेंगे, m L टू द पावर -3 टू द पावर कितना, b। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगा, तो कितना होता है, L t टू द पावर -2 होता है एक्सेलरेशन का टू द पावर c। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, m टू द पावर, और कोई m नहीं है, b, m टू द पावर b हो गया, L टू द पावर कितना हो जाएगा, 3a - 3b प्लस c, कितना हो गया, 3a - 3b प्लस c। ठीक है, t टू द पावर कितना हो जाएगा, -2c। देखिए, तो अभी यहाँ से इक्वेशन हमें निकलेगा, m टू द पावर कितना है, b, यहाँ पे 1, तो b इक्वल टू 1 एक निकल गया हमारा b का वैल्यू। उसी तरह t टू द पावर -2c है, यहाँ पे -2 है, तो c इक्वल टू हो गया 1, c इक्वल टू 1 निकल गया वैल्यू। ठीक है, और देखिए इसका बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, तो 3a - 3b प्लस c इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप जीरो मत ले लीजिए, अगर जीरो होता तो L टर्म ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे m L है, L को L टू द पावर 1 है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा, 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा भी गलती कर सकता है हड़बड़ी में। तो देखिए a का वैल्यू हमें निकालना है, b और c मिल गया है, तो 3a की जगह 3a लिख देंगे, b कितना है, तो -3 प्लस c का कितना है, 1 इक्वल टू 1, कितना हो गया, ये -3 प्लस 1 -2 इधर जाके 3, तो a इक्वल टू भी निकल गया 1। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, -3 प्लस 1 -2 इधर जाके +2, तो 3 हो गया, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1। तो अभी हम इसके वैल्यू जो a b c है यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला। ठीक है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रो g सब पावर 1 1 1। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर एग्जाम में है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला देख के ही टिक करके आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय द रिलेशन p इक्वल टू p0 इंटू e टू द पावर -α_t²। इफ t डिनोट्स द टाइम द डायमेंशन कांस्टेंट ऑफ अल्फा r। बोल रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, p का रिलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है अगर t टाइम को डिनोट करता है तो बताइए द डायमेंशन कांस्टेंट ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन कांस्टेंट कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। इस टाइप का कंसेप्ट यही है कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, मतलब डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स का डायमेंशन कितना होता है, 0 होता है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन, जो इसका फंक्शन है e टू द पावर, जो उसका फंक्शन है, इसका डायमेंशन क्या लेंगे हम, 0, मतलब डायमेंशन लेस। ठीक है, तो -α, साइन का तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन जब हम फार्मूला एनालिसिस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर भी लिख दिया है यहाँ पे, देखिए इक्वल टू हम क्या लेंगे, इसका डायमेंशन m0 L0 T0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होता है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वही भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन करते करते ही आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर यहाँ पे 10x होता तो वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता। ठीक है, देखिए तो माइनस को यहाँ पे हम, ये तो डायमेंशन एनालिसिस में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो अल्फ़ा का हम निकालेंगे m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय t डिनोट्स क्या डिनोट करता है, टाइम को, तो t⁻2 है। तो ये सब तो कुछ बचा नहीं, t ऊपर जाएगा, t⁻², यही आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन आसान था, कॉन्सेप्ट को मालूम आपको पता पड़ेगा बोल के ये क्वेश्चन डाला हुआ था। ऐसे एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y रिप्रेजेंट्स प्रेशर, y किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, एंड x रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, देन द डायमेंशंस ऑफ d²y बाय dx²r। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है y का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए तो क्योंकि यहाँ d का स्क्वायर है, इसका फंक्शन का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो ठीक है d²y बाय dx² को हम क्या लेंगे, सिंपली y बाय x² लेंगे। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। देखिए ठीक है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है, फंक्शन का स्क्वायर है, तो हम y को y लिखेंगे सिंपली, और नीचे x का स्क्वायर है क्योंकि, तो x² लेंगे। ठीक है, तो y किसको रिप्रेजेंट करता है बोल रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या लेते हैं, प्रेशर को लेंगे फोर्स बाय यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया लेंगे। और x² क्या है, ये x किसको रिलेट करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय l, तो v बाय l। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो l बाय v, इसका स्क्वायर। देखिए अब इसका हम डायमेंशन निकाल लेंगे। देखिए f का तो हमें पता है mLt⁻² डिवाइडेड बाय एरिया का l² मल्टीप्लाइड बाय, ये भी l² ऊपर, और भी वेलोसिटी का कितना होता है, L t⁻⁻1 वेलोसिटी का, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर किए हैं, कर दिया हम, तो ये नीचे का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो L² कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए डायमेंशन निकलेगा, m तो एक ही है तो यही रहने देते हैं, ये l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो l⁻⁻1। ठीक है, और t का यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, तो t⁻0 हो गया। ये हो गया डायमेंशन, निकल गया आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए ही आप क्वेश्चन डाला हुआ है, देखिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है, इसी टाइप के आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और हमारे टेक्निक फॉलो करते हुए उसको सॉल्व कीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम शॉर्टकट टेक्निक सीखते रहते हैं और टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।